कैसे हैं आप सभी। हाय, आई एम विशु वर्मन। आप मेरे साथ देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16 यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर। हमने लास्ट लेक्चर 15 में हमने देखा था इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके टाइप कौन कौन से हैं और इसके इम्पैक्ट किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव पड़ते हैं। ये हमने इन डिटेल लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम देख रहे हैं वूल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, चलिए देखो, कल हमने एक चीज़ समझी थी। हमने ये समझा था यदि भाई प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं एवरी ईयर, या एक ईयर में प्राइस, एक डिफाइन ईयर है उसमें प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये शो करता है इन्फ्लेशन को, महंगाई को। ठीक है, ये शो कर रहा है इन्फ्लेशन को। हमने ये देखा, कल देखा था, है ना। यदि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस, ये प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं एक डिफाइन ईयर में, ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी इन्फ्लेशन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, अब प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो, कहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इन सब की डिटेल के लिए हमने एक मेथड यूज़ किया जिसको बोलते हैं हम प्राइस इंडेक्स मेथड। ठीक है, देखो ये कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन के लिए हमने प्राइस इंडेक्स मेथड का यूज़ किया। इस प्राइस इंडेक्स मेथड के अंदर 3 मेथड यूज़ होते हैं: वूल प्राइस इंडेक्स मेथड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेथड एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेथड। ये यूज़ होते हैं। एक होता है प्राइस इंडेक्स मेथड से अलग जीडीपी डिफ्लेटर मेथड। ठीक है, ये भी देखेंगे हम। अब जो वूल प्राइस इंडेक्स है और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है, ये कैसे हैं देखें। अब मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, आप देखें, ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है। ठीक है, सपोज दैट ये मिल है। ठीक है, इसके यहाँ मान के चलो ये पेपर मिल है, पेपर फैक्ट्री है। ठीक है, इसका जो माल है, जो गुड्स बना है, जो प्रोडक्ट बना है, वो जाएगा किसके पास? वूल सेलर के पास। वूल सेलर के पास जाएगा, क्योंकि वूल सेलर जो है वो एक ह्यूज अमाउंट में वूल सेलर जो है इस चीज़ को क्या करेगा? इस चीज़ को खरीदेगा, इस मतलब इसके प्रोडक्ट को भारी मात्रा में खरीदेगा। फिर ये जो है ये वूल सेलर को बेचेगा, पेपर फैक्ट्री वाला। ठीक है, वूल सेलर किसको जाएगा? वूल सेलर देगा इसको, रिटेलर को। ठीक है, और रिटेलर किसको देगा? हमको, कंज्यूमर जो है। मतलब कहने का, सपोज दैट एक पेपर फैक्ट्री है। ठीक है, और मैं मान के चलता हूँ, छोड़ो इसको, पेपर फैक्ट्री भी नहीं मानते इसको, है ना, हम इसको पेपर फैक्ट्री नहीं मानते, इसको मानते हैं एक ये है ब्रेड कंपनी है, ब्रेड फैक्ट्री ब्रिटेनिया की, लिख दिया, एक ब्रिटेनिया की ब्रेड फैक्ट्री है। ठीक है, उसका माल खरीदता एक दिल्ली में रहने वाला वूल सेलर, जो दिल्ली के सभी रिटेलर को सप्लाई करेगा। ठीक है, अब इसको ह्यूज ऑर्डर लेना पड़ेगा बड़ी मात्रा में, क्योंकि इसे दिल्ली के सभी दुकानों पर सप्लाई करना है, रिटेलर जो होते हैं। ठीक है, जिनसे हम जाके सामान लेते हैं, ग्राहक जिनसे जाके सामान लेते हैं वो रिटेलर है, और रिटेलर जिनसे लेता है वो वूल सेलर है। ठीक है, वूल सेलर लेता है एक बड़ी फैक्ट्री से जो प्रोड्यूस कर रही है उस चीज़ को, जो बना रही है, जो भी वो माल खरीद रहा है। ठीक है,
अब आप मान के चलो इसने दिया इसको 10 रुपये में, कितने में, 10 रुपये में। वूल सेलर भाई, वूल सेलर फैक्ट्री गया होगा, अपना ट्रक लेके गया होगा या ट्रक भेजा होगा, ठीक है, वहाँ से ब्रेड लाया होगा ट्रक में भर के, 8 ट्रक गए होंगे उसके, मान के चलो, है ना। उसको बड़ी क्वांटिटी में मंगाना तो 8 ट्रक गए वूल सेलर वाले के, लेके आए भाई। इसका पेट्रोल भी लगा होगा, इसने ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर है उसके भी सैलरी दी होगी, जिन्होंने ब्रेड लोड करनी है कुछ कारीगर भी ले गए होंगे, ठीक है, जो उसके यहाँ आके उतारेंगे भी ब्रेड को वूल सेलर के यहाँ फैक्ट्री, इसके गोदाम में, है ना। तो ये क्या करेगा, ये 10 रुपये में तो इसने खरीदी, लेकिन इसके पैसे भी तो लगे ना, इसका तो चार्ज लगा, तो ये 10 रुपये में तो नहीं बेच आगे, क्योंकि इसको प्रॉफिट भी ऐड करना है, जो उसके कॉस्ट लगी है लाने के लिए वो भी ऐड करनी है। ये बेचेगा 15 रुपये में, ठीक है। इसने ब्रेड बेची रिटेलर को कितने में, 15 रुपये में, ठीक है। अब 15 रुपये में इसने रिटेलर को ब्रेड बेची। अब रिटेलर को भी मुनाफा खरीद कमाना है अपने में, है ना। तो वो क्या करेगा, वो कंज्यूमर को ब्रेड देगा 25 रुपये में, कितने में, 25 रुपये में, समझ रहे हो। 25 में मान लो या 20 मान लो, 20 रुपये में देगा, ठीक है। तो अब आप ये देखें, जो ब्रेड फैक्ट्री जो है, जो वूल सेलर को जिस प्राइस पे बेच रही है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस। ये वाला प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस, PPI, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये होता है प्रोड्यूसर प्राइस, PP, ठीक है। वूल सेलर जो रिटेलर को दे रहा है जिस प्राइस पे, उसको बोलते हैं वूल सेल प्राइस, ठीक है। वूल सेल प्राइस। अब रिटेलर जो कंज्यूमर को दे रहा है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस। समझ गए। और कैलकुलेशन के लिए जिन इंडेक्स का यूज़ होता है इसको बोलते हैं PPI, इसको बोलते हैं आपका WPI, उसको बोलते हैं CPI, ठीक है। पहली बात तो ये, जो PPI है, मान के चलो यदि हमारा इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, यदि हमको उसको रोकना है, यदि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो PPI, सीधा PPI पे जाके चेक कर लेगी प्राइस बढ़ने के रीज़न और इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ प्राइस कम हो जाएंगे। CPI डब्ल्यू में PI में ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएंगे, और जब प्राइस कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। मतलब कहने का है, यदि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सीधा जड़ को ही पकड़ ले जाके PPI को, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस को ही पकड़ ले, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाए, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग तो सब कुछ यहीं से हो रहा है ना, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वूल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने बता दिया आपको, सिंपल वे में बताया है। दूसरी बात, जब हम बड़े लेवल पर पॉलिसी बनाते हैं, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, है ना, या इन्फ्लेशन को रोकने की कोई पॉलिसी बना रहे हैं, वो बड़े लेवल पे बना रहे हैं, तो हम उसमें यूज़ करते हैं वूल प्राइस इंडेक्स का, जिसको बोलते हैं मैक्रो लेवल पॉलिसी पर हम इसका यूज़ किया जाता है। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। जब हमें छोटे लेवल पे बनाना है, माइक्रो पॉलिसी बनानी है हमें, तो उसमें यूज़ करते हैं हम CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, एक इसमें टर्म आती है बेस ईयर। बेस ईयर, ठीक है। एक आपने देखा होगा, आप मार्केट गए, ये एक मार्केट है, एक मार्केट बोलो या एक शूज़ का शोरूम है ना, शूज़ शोरूम, ठीक है, शूज़ की शॉप है, ठीक है, लो शॉप। ये आपने इनसे शूज़ लिए, क्या लिए, शूज़ लिए, ठीक है, और ये आपके हाथ में बास्केट है शूज़ की, ये शूज़ का बॉक्स है। आप अपने घर गए, यहाँ पापा बैठे हैं, दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, ठीक है, आप अपने घर गए,
और ये शूज़ की जो प्राइस है, शूज़ का जो प्राइस है वो है, ये शूज़ मान के चलो नाइक के नहीं मानता मैं इसको, गोल्ड स्टार के मानता हूँ। लो गोल्ड स्टार पहना होगा आप लोगों ने भाई, देखो जो मिडिल क्लास है उसने तो पहना ही होगा, ठीक है। जो होगा 27-28 साल का, उसको तो पक्का पक्का याद होगा। आज के बच्चों को मैं कह नहीं सकता, ठीक है। मानो ये गोल्ड स्टार का शूज़ है, ठीक है। इसका प्राइस है 500 रुपये, इसका प्राइस है मैं मान दो 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये। वेट, 1000 रुपये। अब अपने घर गए, ये आपके पापा बैठे हैं, दादा बैठे हैं, चाचा। पापा पूछते भाई कितने का लाए शूज़? आपने बोला भाई पापा 1000 रुपये। अब आपके पापा कहते अरे हमारे टाइम में तो भाई ये 500 रुपये के आते थे। कितने के आते थे? 500 रुपये के। अब जब आपके पापा ने बोला हमारे टाइम में 500 रुपये के आते थे, इसका मतलब ये है आज का टाइम परसेंट टाइम, ये परसेंट ईयर और पास्ट ईयर, जो भी होगा आपके पापा का। मान लो ये 2025 चल रहा है, ये बात कर रहे हैं आपकी 2003 की, है ना। अब ये शूज़ जो है प्रेजेंट ईयर में 1000 रुपये का है, पास्ट ईयर में 500 रुपये का था। मोटा मोटा कितने बढ़ गए? 500 रुपये प्लस हो गए, ठीक है। ठीक है, ये 500 रुपये बढ़ गए, या बोलो X% प्राइस इंक्रीज़ हुआ। कितना हुआ? इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये हमने डिफ़ाइन किया किस ईयर पे? 2003 के ईयर पर, कि यार 2003 के बाद से आज के टाइम 2025 में X% प्राइस बढ़ चुका है गोल्ड स्टार के शूज़ का, ठीक है। वो जिस ईयर पे हमने कैलकुलेशन किया, वो तो 2003, ठीक है। यही क्या हो गया इसका? गोल्ड स्टार शूज़ का बेस ईयर, इसके प्राइस का क्या हो गया? बेस ईयर, ठीक है। इससे बेस ईयर से क्या होता है? बेस ईयर से एक डिफाइंड टाइमिंग पर ना आप वो निकाल लेते हो, या बोलो मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो ये प्रोवाइड कराता है एक स्टेबल रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग चेंजेस इन प्राइस ओवर टाइम। मतलब समय के अनुसार कितना बदलाव हुआ है, ये एक स्टेबल पॉइंट पर जाके आपको पैमाना देता है ना। मतलब कहने का ये है, हमारे यहाँ इंडिया में जो बेस ईयर है, बेस ईयर जो हमारी गवर्नमेंट मानती है, जो हमारा देश मान रहा है, वो 2011 और 2012, ठीक है। मान लो ये एक बास्केट है, बास्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 2000 आपका 25 चल रहा है, 25-26 चल रहा है, ठीक है। इस बास्केट का जो प्राइस था वो 2011 और 12 में वो था, मान के चलो 10 रुपये, जो भी इसमें सामान है। लेकिन वही प्राइस अब हो गया 20 रुपये। कितना हो गया? 20 रुपये हो गया, ठीक है। ये X% बढ़ चुका है। कितना बढ़ा? X% प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन हमने नापा किस पर? हमने अपने बेस ईयर पे नापा। इसलिए हमारे यहाँ जो भी प्राइस इंडेक्स हो रहे हैं, जो हमने प्राइस इंडेक्स लिए हैं, चाहे वो वूल प्राइस इंडेक्स हो, चाहे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो, उनमें जो भी उनके प्राइस में जो एवरेज चेंजेस आए हैं, उसको नापने के लिए या उसको मेज़र करने के लिए हम बेस ईयर का यूज़ करते हैं। और इंडिया में बेस ईयर माना गया है 2011-12, ठीक है। यदि प्राइस के रियल चेंज को समझना है, प्राइस के जो रियल चेंज को देखना है, तो आपको बेस ईयर पर ही मेज़र करना होगा। बेस ईयर पर ही मेज़र करना होगा प्राइस के बदलावों को, कि कितना प्राइस बढ़ा है, कितना घटा है। यदि आप विदाउट बेस ईयर
प्राइस को मेज़र करते हो तो वो कहलाती है नॉमिनल ग्रोथ। नॉमिनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? नॉमिनल ग्रोथ का मतलब होता है नाम मात्र, मतलब नाम की ग्रोथ, ना तो कोई बेस है। अब मान लो आप 2018 पे नाम लो, सपोज दैट 2018 में मान लो आप पिछले महीने से किसी, मान लो आज का जो प्राइस है आपने फरवरी में देखा 2025 की कि प्राइस एक्स रुपीज़ है, और 2025 की जून में देखा प्राइस हो गया वो एक्स प्लस हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया। अब फिर आपने देखा 2025 की अगस्त में प्राइस फिर घट गया, वो माइनस एक्स हो गया। तो मतलब कहने का ऐसे तो बदलते रहेंगे, ठीक है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। इसलिए हमको क्या चाहिए? एक स्टेबल पॉइंट चाहिए। यदि स्टेबल पॉइंट चाहिए तो हमें बेस ईयर करना ही पड़ेगा। उस बेस ईयर के मंथ पर ही हम देखेंगे भाई कितना हमारा बढ़ा है, आज के टाइम में कितना हमारा घटा है, ठीक है। सॉरी फॉर एक्सटर्नल साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आपको बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला इसलिए बेस ईयर होना ज़रूरी है। जैसे हम अपनी एज को अपनी डेट ऑफ बर्थ से मेज़र करते हैं ना, कि भाई हम इस टाइम पे इस सन में जन्म हुआ था, हमारा इस ईयर में जन्म हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग तो पता लगा था हम कितने साल के हैं, है ना। तो वो हमारा क्या है? वो रियल एज है, समझ रहे हो। ऐसी बेस ईयर है कि हम उस ईयर के प्राइस को देखते हुए, मान लो पार्ले जी 2011-12 में 5 का था, यदि वो आज 10 रुपये का हो गया तो उससे पता चल गया कि भाई इस पर 5 रुपये बढ़ चुके हैं, वो बेस ईयर माना हुआ है। तो इसलिए हमने बेस ईयर हर चीज़ का प्राइस नापने के लिए 2011 और 12 माना हुआ है, ठीक है। बेस ईयर क्या है हमारा? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हमारा बेस ईयर है 2011-12, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, बेस ईयर 2011-12 ये हमारा बेस ईयर है। इसके बेस पे ही हम देखते हैं कि किन वस्तुओं को कितना प्राइस बढ़ा है एवरेज, और कितना घटा है, कितना कम हुआ है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आपको हमने बता दिया CPPI, WPI और CPI क्या होता है, ठीक है। अब आप सिंपल पॉइंट देखेंगे इस लेक्चर में, मतलब हम डिफरेंस करेंगे। डेफिनेशन मैंने बता दिया वूल प्राइस इंडेक्स की, CPI बता दिया मैंने आपको, सॉरी WPI CPI, ठीक है। मैंने आपको वूल प्राइस बता दिया क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस क्या होता है वो बता दिया। अब हम इनके इंडेक्स में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और डिफरेंस से ही आप इनकी डेफिनेशन भी समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, और एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ मैं छोटी सी बता देता हूँ आपको। इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करने के, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन जो करने के हैं वे करते समय ना, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करते समय हम 3 पॉइंट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, या 3 पॉइंटों पे हमारी इन्फ्लेशन कैलकुलेशन होती है। 3 पॉइंट कौन कौन से? मैंने बताया, एक तो बेस ईयर पे हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। दूसरा है आपका बास्केट पर, बास्केट में मतलब कितनी वस्तुएं हमने ले रखी हैं। 3 टाइप की बास्केट होती हैं, जिसमें एक में आपका प्राइमरी होते हैं, दूसरे में आपका फ्यूल होता है, तीसरे में आपका मेरे ख्याल से फूड वाला सिस्टम होता है ना, ये होता है बेस ईयर, बास्केट एंड बास्केट में वेटेज कितना है, किसी चीज़ का वेटेज कितना लेके चल रहे हैं। इन 3 पॉइंटों पे हम क्या करते हैं? इन 3 पॉइंटों पर हम करते हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वूल प्राइस में जो हमारा वूल प्राइस इंडेक्स है उसमें देखते हैं हम बास्केट में क्या क्या शामिल होता है। वूल प्राइस इंडेक्स की जो हमारी बास्केट है
ये वाली बास्केट जिसमें हम कुछ ग्रुप होते हैं, जिनमें हम वस्तुओं को एक स्पेसिफिक ग्रुप बना के रखते हैं, है ना, गुड्स के, है ना, उस बारे में बात करें। देखिए बास्केट में, वूल प्राइस की बास्केट में 3 टाइप की कैटेगरी होती है। एक तो होती है फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट्स, एक होते प्राइमरी आर्टिकल्स। जो फ्यूल एंड पावर है उसमें आती है आपकी कोल, मिनरल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ऑयल्स। जो हमारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसमें हमको मिलता है फूड, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स, टैबैको, ठीक है, या आप बोलो टेक्सटाइल्स, मतलब आपके कपड़े, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, लेदर, अदर चीज़ें जो हैं उसमें शामिल होती हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स में जो बड़ा प्राइमरी है, इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे फूड आर्टिकल्स हो गए, नॉन फूड हो गया, नॉन फूड आर्टिकल्स, फिर मिनरल्स, ठीक है। इस बास्केट में, वूल प्राइस इंडेक्स की बास्केट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। फ्यूल पावर हमने देख लिए, कोल, मिनरल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल्स। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में फूड प्रोडक्ट, टोबैको, टेक्सटाइल, लेदर, अदर थिंग्स। और प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड आर्टिकल, नॉन फूड आर्टिकल्स और मिनरल्स। ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो हमारा, उसमें क्या क्या शामिल होता है थोड़ा वो देख लेते हैं। जो हमारा CPI है, जिसको हम बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें हम 6 थिंग्स को लेते हैं, 6 थिंग्स इसमें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? एक हो गया आपकी फूड। जो 6 थिंग्स वे हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, कंज्यूम कौन कर रहा है? कस्टमर ही तो कंज्यूम कर रहा है ना, किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, उसका उपभोग कर रहा है, तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर, ठीक है। हम फूड भी लेते हैं, एक आम नागरिक फूड भी खाता है भाई, फूड एंड बेवरेज आता है, तो ये फूड एंड बेवरेज इस चीज़ में शामिल हो जाती है पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में होती है आपको फ्यूल एंड लाइट। भाई हम फ्यूल एंड लाइट लेते ही हैं, घर में रोशनी चाहिए और हमको गैस भी चाहिए, तो फ्यूल लगेगा ही लगेगा, पेट्रोल चाहिए कहीं जाने के लिए, ठीक है, फ्यूल एंड लाइट। तीसरा है भाई, बहुत से लोगों को पान, टम्बैको खाने की आदत है, हानिकारक होता है, इनसे दूर रहे तो अच्छा है, ठीक है, टम्बैको, ठीक है। हाउसिंग, भाई जिस हम घर में रह रहे हैं उसका, भाई आप ये मान के चलो उसका रेंट भी है, एक्सपेंडिचर भी है, तो वो हाउसिंग में आ गया। मैं रेंट लेके चलता हूँ उसमें, मान के चलो, ठीक है। 4 थिंग्स देख ली हमने। 5वीं थिंग्स आती है आपकी, हम क्लोथ पहनेंगे, भैया ऐसे तो फिरेंगे नहीं, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, ठीक। और 7वें नंबर पे आती है मिसलेनियस। अब कहोगे सर मिसलेनियस मतलब 6 नंबर पे आती है हमारी मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ें, कई बार होता है कि हम आम नागरिक सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए उतनी ही चीज़ें खरीदते हैं जितना हमें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हमारे पे मनी नहीं होती है, ठीक है। मिसलेनियस क्या होता है कि जिस पे हर ज़रूरत तो उसके पास है जीवन जीने के लिए, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा शौक भी अपने रखने होते हैं। जैसे मान के चलिए आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड है, लग्जरी कारें हैं, ठीक है, कुछ लग्जरी सामान है, तो वो इसमें शामिल होते हैं। मिसलेनियस में फर्नीचर भी
शामिल हो जाता है ना। फर्नीचर हो गया, थोड़ा ये मान के चलो वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गए, तो ये सब मिसलेनियस में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो अब आपको मैंने दो चीज़ें बता दी हैं डिटेल में। एक तो वूल प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया कि इसके बास्केट में क्या क्या शामिल हो रहे हैं, और सीपीआई में 6 थिंग्स के बारे में हमने बात कर लिया कि क्या क्या इसमें शामिल हो रहा है। अब थोड़ा सा अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, और डिफरेंस के थ्रू आप और अच्छे से समझ जाओगे पॉइंटों में। चलिए, WPI और CPI, ठीक है, डिफरेंस देखते चलेंगे दोनों में। शॉर्ट टर्म में समझाऊंगा, आप नोट्स बनाते रहना या लिखते रहना। ठीक है, चलिए। जो कैलकुलेशन होती है भाई, दोनों की जो कैलकुलेशन है वो किस पर होती है? दोनों की कैलकुलेशन होती है बेस ईयर। किस पर? बेस ईयर पर। बेस ईयर क्या है हमारा? 2011-12। सीपीआई भी कैलकुलेशन किस पर होती है? सीपीआई की बेस ईयर पर, 2011-12। ठीक है, पहली बात। दोनों की जो कैलकुलेट किया जाता है दोनों को, वो किया जाता है बेस ईयर पर। पहला पॉइंट ये, ठीक है। बट WPI में ओनली एंड ओनली गुड्स का ही कैलकुलेशन होता है, इसमें सर्विसेज की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, WPI वूल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ गुड्स ऐड होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स ऐड होता है, इसमें सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता। जबकि कंज्यूमर प्राइस में आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल होती है। ठीक है, ये हो गया आपका गुड्स एंड सर्विसेज। बट वूल प्राइस में ओनली गुड्स शामिल होता है, सर्विस इसमें शामिल नहीं होती। जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कैलकुलेटिंग बाय OEA, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, WPI की कैलकुलेट कौन कर रहा है? WPI को कौन कैलकुलेट करता है? वो करता है OEA, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, बट CPI की जो कैलकुलेटिंग करता है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है CSO। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिक्स सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, और आज हम जो भी इन्फ्लेशन मेथड को नापने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा CPI। वो क्या है? वो है CPI। ठीक है, चलिए, प्रेजेंट में हम CPI को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वेटेज। ठीक है, जो भी वूल प्राइस इंडेक्स में जो भी डिटर्मिनेशन ऑफ वेटेज है वो होती है प्रोडक्शन वैल्यू पर। किस? डिटर्मिनेशन ऑफ वेटेज, प्रोडक्शन वैल्यू, ये होता है एवरेज फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। भाई एक एवरेज फैमिली जो है, जो एवरेज फैमिली है वो कंजम्पशन जिस चीज़ का कर रही है उस पर कितना खर्च कर रही है। एक फैमिली कितना एक्सपेंडिचर करती है या खर्च करती है अपने कंजम्पशन पर। ठीक है, एवरेज फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है वेटेज CPI में। ठीक है, तीसरा पॉइंट
ये जो है ना WPI इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व। ठीक है, ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें कितना इन्वॉल्व हो रही है इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारा WPI। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इन्वॉल्व। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितना इन्वॉल्व हो रही है इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारा कौन, WPI। ठीक है, बट ये जो इंफॉर्मेशन देता है CPI, ये देता है द चेंज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। मतलब एक ग्राहक की खरीदने की जो क्षमता है वो कितनी बदली है। भाई तो ग्राहक से जुड़ा हुआ है ना CPI, तो कस्टमर से तो जुड़ा हुआ है ना सीधा। तो मतलब कहने का ये दिखाता है कि भाई ग्राहक की जो कंज्यूमर जो इसको हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसके खरीदने की जो परचेसिंग करने की क्षमता है कितनी बदली है। पहले वो जो 10 रुपये का तेल का पैकेट ले रहा था, क्या वो अब 100 रुपये की सरसों की तेल की शीशी ले पा रहा है? ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, या वो 10 रुपये की तेल के पाउच से कितना आगे बढ़ चुका है। ठीक है, ये दे रहा है WPI जो दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व हो चुकी है। इट मीन्स ये मान के चलो कि ये जो है WPI जो होता है वो रिटेलर को अपना माल देता है ना, समझ रहे हो। तो इससे पता चल रहा होता है कि इकोनॉमी एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए WPI जो है ना, एक बात ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। WPI जो है, ये जो इंडेक्स है वो नेगलेक्ट करता है तो रूरल सेक्टर को। ठीक है, इसमें ये WPI जो है इसमें रूरल सेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है, हमारे जो गांव हैं उनको नहीं किया जाता है। मैं लिख देता हूँ दिस इंडेक्स neglects the rural sector because रीज़न क्या है? रीज़न ये है बिकॉज इट्स, ये जो डाटा लेते हैं ना वो शहर की मंडी से उठा लेते हैं। इट्स डाटा इज़ ऑब्टेन्ड, डाटा लेना जिसको बोलते हैं, या जो डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर मार्केट्स, फैक्ट्रीज एंड माइंस। देखो WPI वाला क्या कर रहा है, मैंने बोला ना वूल प्राइस इंडेक्स। क्या है वूल प्राइस इंडेक्स? वूल प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है, मान लो ये हमारा फार्मर है, ठीक है, ये लैंड है, एक फार्मर है, ठीक है, ये लैंड है और इसने राइज हुआ है, ये ठीक है, ये अपना कहाँ देगा? आपने सुना होगा ना गेहूँ मंडी, अनाज मंडी, चावल मंडी, ये सुना होगा। ये कहाँ होती है? सिटी में होती है। ये कहाँ होती है? सिटी में होती है। तो ये माल अपना कहाँ प्रोवाइड करवाएगा? सिटी में। और देगा किसको? वूल प्राइस पर जो बेच रहा है, वूल सेलर जो है, उसको ही तो देगा ना। ये जो वूल सेलर है इसको माल बेचेगा, ठीक है। जो ये किसको देगा? रिटेलर को देगा। ये जो है रिटेलर को देगा, ये रिटेलर को देगा वूल सेलर वाला, ये कंज्यूमर को देगा। तो वूल प्राइस किस पे आता है? यहाँ इस पे काउंट होता है वूल प्राइस। जो वूल सेलर जो है रिटेलर को जो दे रहा है, जो रिटेलर को जिस रेट पर बेच रहा है, वही तो वूल प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो इस पे हमने यहाँ तो ध्यान दिया ही नहीं। ये विलेज में चावल बेचने वाला चावल उगाने वाला फार्मर है, उसको तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। हमने सिर्फ यहाँ ध्यान दिया वूल प्राइस पर। और ये वूल सेलर सिटी में होगा, गांव में तो नहीं बैठा रहेगा। तो
क्या हुआ, इनडायरेक्टली हमने किसको नेगलेक्ट कर दिया, गाँव को नेगलेक्ट कर दिया। जबकि जो हमारा सीपीआई है वो इट कवर बोथ, वो दोनों को कवर करता है, सिटी को भी एंड रूरल को भी। कहोगे सर कैसे? भाई एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है। आप मुझे एक बात बताओ, लोग गांव में भी तो लोग रह रहे हैं भाई। कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर शहर में थोड़ी ना, गांव में भी तो बैठे हैं। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? गांव में एक शॉप है, मान के चलो ये गांव है, गांव में एक शॉप है। क्या है ये शॉप? जनरल स्टोर। ये गांव वालों की बस्तियों के मकान है। यहाँ इसे तो कोई शॉप पे सामान खरीदेगा नहीं, खरीदेगा कितने का भी खरीद रहा हो, ठीक है। और ये शॉप वाला किससे लाया हुआ? ये शॉप जो है रिटेलर की है। ये लाया कहाँ से होगा? ये वूल सेलर से अपना माल लेके आया होगा, समझ रहे हो? जब ये वूल सेलर से अपना माल लेके आया है, शॉप जिसको हम रिटेलर बोल रहे हैं, वो गांव में जो दे रहा है, और हमारा सीपीआई किस पर बेच है? कंज्यूमर पर। कंज्यूमर कितने में उस चीज़ को उठा रहा है, तो इसलिए हमारा जो सीपीआई है वो कवर करता है दोनों डाटा, ठीक है। वो भी डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंज्यूमर मार्केट से, फिर वो गांव की मार्केट हो, चाहे वो शहर की मार्केट हो, चाहे किधर की भी मार्केट है, समझ रहे हो? वो कवर कर रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इट कवर बोथ सिटी एंड रूरल areas as its data is obtained from different consumer markets। ये देखो आगे ना, इट कवर बोथ सिटी रूरल एरिया, इट्स डाटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर मार्केट। जो भी उपभोक्ताओं की बाजार है वहाँ से, चाहे वो गांव की सब्जी मंडी क्यों ना हो, वो इसको भी कवर कर रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि सीपीआई रूरल को नेगलेक्ट कर रहा है, बल्कि डब्ल्यूपीआई करता है, ठीक है, ध्यान रखना। दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट। आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि ये क्वेश्चन आया है, डब्ल्यूपीआई हेडलाइन क्या होता है? डब्ल्यूपीआई हेडलाइन, या आप बोल के चलो डब्ल्यूपीआई या सीपीआई हेडलाइन, ये क्या होता है? फिर एक आता है डब्ल्यूपीआई सीपीआई कोर। जो कोर है वो क्या होता है, ये बात करते हैं। सिंपल सी, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा याद रखना है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई की बास्केट में यदि वहाँ ऑल गुड्स हैं, ऑल गुड्स शामिल हैं, सभी वस्तुएं शामिल हैं बास्केट में, तो वो कहलाती है हेडलाइन। वो चाहे डब्ल्यूपीआई की हेडलाइन हो, चाहे वो सीपीआई की हेडलाइन हो। बट यदि उस बास्केट में से हम रिमूव कर दें किनको? फूड्स को एंड फ्यूल को। यदि को इनके इफ़ेक्ट को हटा दें, रिमूव कर दें फूड्स एंड फ्यूल इफ़ेक्ट को, तो वो कहलाती है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई या सीपीआई का कोर। जहाँ से यदि बास्केट में से हमने फूड हटा दिया और फ्यूल इफ़ेक्ट हटा दिया, तो वो कहलाएगा कोर। और जहाँ पे ऑल गुड्स शामिल है, चाहे उसमें फ्यूल हो चाहे आपका फूड हो, ठीक है, ऑल गुड्स शामिल है, तो वो कहलाती है हेडलाइन, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई हमने देख लिया, सीपीआई हमने देख लिया, अब देखते हैं पीपीआई। आपको पता है पीपीआई जो है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसका जो प्राइस है उसके बेस पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस के बेस पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें ना तो टैक्स ऐड होता, ना ही इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड होती, ठीक है। अदर थिंग इसमें शामिल नहीं होती। मतलब जब हम PPI को यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में, हम सीधा प्रोड्यूसर प्राइस को देखते हैं। किसी भी जो प्रोडक्ट बनाया है उसका प्राइस क्या है होल सेलर को देते समय। मतलब एक फैक्ट्री है ना, ये मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये फैक्ट्री है, ये वूल सेलर है, ये इसको देगा और ये जिस प्राइस पे देगा, मान लो X रुपये दिया तो X रुपीस क्या कहलाया, PI प्रोड्यूसर प्राइस, PP कहलाया, PP प्रोड्यूसर प्राइस कहलाया, ठीक है। तो इस प्राइस में ना तो टैक्स शामिल होता है, ना ट्रांसपोर्ट होता है, ना कॉस्ट शामिल होता है, ये शामिल नहीं होते हैं इस प्राइस में, ठीक। इसमें दोनों की काउंटिंग की जाती है, दोनों प्राइसों की काउंटिंग की जाती है। किसकी, सॉरी, दोनों प्राइसों को नहीं, इसमें दो गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और जो उनका प्राइस है उसके बेस पर कैलकुलेशन की जाती है। जैसे वूल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स का कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे CPI की तरह गुड्स और सर्विसेज दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। इस बेस पर, प्रोड्यूसर प्राइस के बेस पर, ठीक है। ये हमारा हो गया PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं GDP डिफ्लेटर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये GDP डिफ्लेटर। देखो, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी देश का जो इकोनॉमी है ना वो बढ़ी है या घटी है, ठीक है। लेकिन ये देखने को मिलता है कि क्या वो नॉमिनल GDP के बेस पर बढ़ी है या रियल GDP के बेस पर बढ़ी है, ठीक है। अब कहोगे सर नॉमिनल और रियल GDP जो है उसका यूज़ होता है GDP डिफ्लेटर में, ठीक है। GDP डिफ्लेटर जो है ये हमें बताता है कि GDP में जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, वो असल में प्रोडक्शन के कारण हुई है या सिर्फ प्राइस बढ़ने के रीज़न से हुई है, ठीक है। मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरी जो कंपनी है ना, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें GDP डिफ्लेटर का, जस्ट वेट, थोड़ा मैं सोचता हूँ। आइए देखते हैं GDP डिफ्लेटर को, ठीक है। देखो, पहली बात एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि GDP डिफ्लेटर हमको बता क्या रहा है। मान के चलो ये एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है ये मान के चलो आप, ये आपकी ब्रेड कंपनी है, मैं ब्रेड का ही ले लेता हूँ, ठीक है। एक ब्रेड कंपनी है। जब ये एक ब्रेड कंपनी है, ये 2011 में एक ब्रेड का जो 1 पीस है उसका प्राइस रखती है 10 रुपये। कितना? 10 रुपये। अब यही कंपनी 2025 में ब्रेड का 1 जो पीस है उसका जो प्राइस है वो करती है 20 रुपये, ठीक। अब देखो GDP एट करंट प्राइस पर कितने में, करंट प्राइस पर GDP इसकी क्या होगी, 20, ठीक। और ये प्रोड्यूस कर रही है 20 यूनिट, 2025 में 20 यूनिट बना रही है और एक पीस का प्राइस है 20 रुपये। तो 20 गुणा 20 कितना हुआ, 400 रुपये, ठीक। GDP एट कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर प्राइस पर GDP कितनी है भाई, 20 रुपये तो 20 पीस बना रही है, ठीक। 20 पीस ही उस टाइम बना रही थी,
उस टाइम भी 20 पीस प्रोड्यूस करी थी 2011 में, रेट था 10 रुपये। कॉन्स्टेंट प्राइस, जो हमने एक बेस ईयर लिया है, क्या लिया है, बेस ईयर है, ये क्या है, बेस ईयर, ध्यान रखना 2011 माना क्या गया, बेस ईयर। तो बेस ईयर में 20 यूनिट बन रही थी लेकिन प्राइस था 10 रुपये, तो कितना हो गया, 200 रुपये। तो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि जीडीपी का जो करंट प्राइस है वो 400 रुपये है और जीडीपी का कॉन्स्टेंट प्राइस 200 रुपये है। तो 2011 से 2025 में प्राइस कितना बढ़ा, इसका डबल हो गया। कितना हो गया, डबल प्राइस हो गया, डबल प्राइस बढ़ा, डबल प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ, तो करंट प्राइस 2025 में जो है वो 400 रुपये है और जहाँ कांस्टेंट प्राइस था 2011 के बेस ईयर पे वो था 200 रुपये। तो वृद्धि ग्रोथ कितनी हुई, डबल की हुई, क्योंकि 200 का दुगुना 400 होता है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, उस समझ लेना आप, मैं लिख देता हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर। तो फॉर्मूला होता है ये, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। रियल जीडीपी वो होता है जो बेस ईयर पे निकाली जाती है, नॉमिनल जीडीपी उसको कहते हैं जो मार्केट या करंट प्राइस पर निकाली जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने आज कवर कर लिया है, नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ लिया है और आपका WPI CPI हमने कवर कर लिया है, PPI हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आज के लेक्चर को हम इतने ही रखते हैं। आपको यदि मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरा समझाने का मेथड समझ में आ रहा है, यदि आपको कहीं कमी भी लगती है तो कमेंट में प्लीज़ आप लिखें कि सर यहाँ कमियाँ हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, गुड नाइट।